Earthmark, your path to economic success. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्थमार्क के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक जो कि है गवर्नमेंट इंटरवेंशन के इनडायरेक्ट तरीके, जैसे कि टैक्सेस। पिछली क्लास में हमने देखा कि जब गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल करती है डायरेक्टली, जैसे कि प्राइस सीलिंग या प्राइस फ्लोर, तो कैसे मार्केट में शॉर्टेज, सरप्लस और डेडवेट लॉस की सिचुएशन क्रिएट होती है। आज हम बात करेंगे इनडायरेक्ट इंटरवेंशन की, जहां गवर्नमेंट प्राइसेस को डायरेक्टली फिक्स नहीं करती, लेकिन टैक्सेस या सब्सिडीज के जरिए डिमांड या सप्लाई को शिफ्ट करके मार्केट आउटकम को बदलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट क्लास में देखा था कि गवर्नमेंट डायरेक्टली मार्केट में इंटरवीन करती है बाय फिक्सिंग प्राइसेस थ्रू प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग। आज की क्लास में फोकस होगा इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इंटरवेंशन, कि कैसे गवर्नमेंट इनडायरेक्टली मार्केट में इंटरफेयर करती है थ्रू टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। इनडायरेक्ट इंटरवेंशन का मेन मतलब हुआ कि गवर्नमेंट डायरेक्टली मार्केट में प्राइस फिक्स नहीं करती, बट वो मार्केट इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है दो तरीकों से। पहला टैक्स लगा के, दूसरा सब्सिडी ग्रांट करके। आज के लेक्चर का पूरा फोकस है टैक्सेस के ऊपर। टैक्सेस, it is a financial charge imposed by government on the production, sales और consumption of a good। किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन, सेल्स या कंजम्पशन के ऊपर डायरेक्टली गवर्नमेंट चार्ज इम्पोज करती है, जिसको हम टैक्स बोलते हैं। टैक्सेस को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे आर अप्लाइड। पहला है पर यूनिट टैक्सेस, जिसको हम स्पेसिफिक टैक्स भी बोलते हैं। इस केस के अंदर एक फिक्स अमाउंट चार्ज किया जाता है पर यूनिट आउटपुट जो सोल्ड हो रहा है मार्केट के अंदर, रिगार्डलेस ऑफ इट्स प्राइस को मद्देनजर ना रखते हुए हर एक यूनिट पर एक फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज किया जाता है। एग्जाम्पल तौर पे, फॉर एग्जाम्पल 5 रुपये पर लीटर ऑफ पेट्रोल टैक्स चार्ज किया जाए, इट्स कॉल्ड पर यूनिट टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स। ग्राफिकली इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? ग्राफिकली पर यूनिट टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स सप्लाई कर्व को वर्टिकली शिफ्ट करता है अपवर्ड बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स। ये आने वाले स्लाइड्स में आपको बेहतर समझ आएगा। अगला आपका है एड वैलोरम टैक्स। इसके अंदर प्राइस के परसेंटेज के रूप में टैक्स लगाया जाता है। एग्जाम्पल तौर पे जैसे बोल दिया जाए कि 7% टैक्स लगाया जाएगा प्राइस के ऊपर। फर्स्ट केस में आपका प्राइस जो मर्जी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर यूनिट स्पेसिफिक टैक्स की बात करूँ मैं, उस केस में फर्क नहीं पड़ता, प्राइस जो मर्जी हो, आपका हर पर यूनिट आपको उतना टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन एड वैलोरम टैक्स में क्या होता है, जो प्राइस होता है उसका कुछ परसेंटेज टैक्स के रूप में लिया जाता है। ग्राफिकली ये सप्लाई को शिफ्ट नहीं करता, ये सप्लाई को रोटेट करता है। आज की क्लास में आप पूरा ध्यान होगा पर यूनिट स्पेसिफिक टैक्स के ऊपर। जब भी गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करती है किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेल्स के ऊपर, उससे इकोनॉमिक इफेक्ट क्या पड़ता है, एक बार इसको हम गो थ्रू कर लेते हैं। पहला है क्वांटिटी ट्रेडेड डिक्रीजेस ड्यू टू हायर प्राइसेस। जब भी टैक्स इंपोज होता है मार्केट में, तो गुड्स का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण जो क्वांटिटी मार्केट में सेल आउट हो रही थी इक्विवेलेंट पॉइंट पे, उससे कम सेल आउट होती है एट हायर प्राइसेस। जो प्राइस पे करता है कंज्यूमर गुड्स के लिए वो बढ़ जाती है, और जो प्राइस प्रोड्यूसर को मिलता है गुड्स के लिए वो कम हो जाती है। टैक्सेस डेडवेट लॉस क्रिएट करता है। इट इज़ अ लॉस ऑफ टोटल सरप्लस। पता ही आपको डेडवेट लॉस क्या होता है? जब भी टैक्स इंपोज किया जाता है टोटल सरप्लस में गिरावट आती देखने को मिलती है, जिसको हम डेडवेट लॉस बोलते हैं। ये मार्केट इनएफिशिएंसी कॉज करता है। क्यों? क्योंकि इस केस टैक्स लगाने से क्या होता है कि क्वांटिटी जो ट्रेड हो रही है मार्केट के अंदर वो कम हो जाती है। अब अगला सवाल है हु बियर्स द बर्डन ऑफ टैक्स। आपके यहाँ पे दो पार्टीज है, पहला आपका कंज्यूमर है, दूसरा आपका प्रोड्यूसर है। अभी हमने देखा जब भी टैक्स लगता है उससे दोनों को इम्पैक्ट पड़ता है, कंज्यूमर को और प्रोड्यूसर को। कंज्यूमर हायर प्राइस पे करता है देन इक्विवेलेंट पॉइंट, और प्रोड्यूसर को लोअर प्राइस रिसीव होता है आफ्टर टैक्स। अब बात यहाँ पे उठती है कि
टैक्स का बर्डन दोनों पार्टीज में किस पे कितना पड़ेगा, इसी को हम बोलते हैं टैक्स इंसिडेंस। इट रेफर्स टू हाउ द बर्डन ऑफ टैक्स इज शेयर्ड बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स एंड सेलर्स के बीच में जो टैक्स का बर्डन है वो किस तरह बांटा जा रहा है उसको टैक्स इंसिडेंस बोलते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, किस पे कितना बर्डन आएगा टैक्स का वो इस पर निर्भर नहीं करता कि टैक्स किस पे लगाया गया है, चाहे टैक्स प्रोड्यूसर पर लगाया जाए या टैक्स कंज्यूमर लगाया जाए, वो तय नहीं करता है कि बर्डन टैक्स का किसको वो पड़ेगा। दोनों केस में आपका सिनेरियो सेम रहेगा। टैक्स का बर्डन किस पे कितना पड़ेगा वो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी के ऊपर, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इस चीज़ को हम आने स्लाइड्स में बेहतर ढंग से समझेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि टैक्सेस आपके दो प्रकार के होते हैं, एक पर यूनिट टैक्स एंड एड टैक्स। टैक्सेस का इम्पैक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमी में हमने वो देखा, गो थ्रू किया। एंड टैक्सेस का बर्डन जो होता है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में कैसे बांटा जाता है वो डिपेंड करता है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड एंड सप्लाई के बीच ऊपर, ना कि किसके ऊपर टैक्स लगाया गया है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आने वाले समय में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की क्लास का पूरा फोकस है टैक्सेस में पर यूनिट टैक्स या स्पेसिफिक टैक्स के ऊपर। टैक्सेस आपके दोनों पार्टीज पर लग सकता है, या प्रोड्यूसर के ऊपर या कंज्यूमर के ऊपर। पहला हम देखते हैं केस जब पर यूनिट टैक्स आपका प्रोड्यूसर के ऊपर लगता है तब क्या सिचुएशन अराइज होती है मार्केट के अंदर। सपोज करो कि $1 टैक्स चार्ज किया जा रहा है ऑन कैंडी मैन्युफैक्चर। जो कैंडी मैन्युफैक्चर करता है उस प्रोड्यूसर के ऊपर $1 का टैक्स लाया जा रहा है पर यूनिट के ऊपर। इससे मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ेगा हम पहले देख लेते हैं। जैसे ही टैक्स लगेगा प्रोड्यूसर के ऊपर, प्रोड्यूसर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई कर्व जो होगी प्रोड्यूसर की वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स। टैक्स लगाने से प्रोड्यूसर के ऊपर प्रोड्यूसर का सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स। टैक्स के जितना टैक्स लगाया गया उस अमाउंट से वो पर यूनिट आपका सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये इंडिकेट करता है कि एट एवरी क्वांटिटी, हर एक क्वांटिटी के ऊपर, हर एक क्वांटिटी के लिए सप्लाई प्राइस जो है इंक्रीज हो गया है बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स। इसमें यहाँ पर ध्यान समझिएगा, जैसे ये आपका सप्लाई कर्व हुआ, ये आपका ओरिजिनल सप्लाई कर्व है बिफोर टैक्स। अगर टैक्स $1 से लग रहा है तो आपका जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट पर शिफ्ट हो रहा है बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स। इट मीन्स सप्लाई कर्व लिफ्ट शिफ्ट हुआ लेफ्टवर्ड, ये बात तय है। लेकिन कितने अमाउंट से शिफ्ट होगा वो होगा एक, जितना अमाउंट लगाएगा टैक्स, जितना टैक्स लगाया गया उस अमाउंट से शिफ्ट होगा, जो कि इस केस में है $1। इट मीन्स लेट्स से कि इनिशियली नए ओरिजिनल सप्लाई कर्व पे इस क्वांटिटी के लिए P प्राइस चार्ज किया जा रहा था। जब जैसे ही टैक्स लग गया सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया, क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया टैक्स के अमाउंट से और आपका सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया लेफ्टवर्ड। तो सेम क्वांटिटी के लिए आफ्टर टैक्स जो प्राइस सप्लाई प्राइस होगा वो होगा P + T। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ है बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स। तो हर एक क्वांटिटी के लिए जो प्राइस होगा, सप्लाई प्राइस होगा, वो T अमाउंट से या टैक्स अमाउंट से बढ़ जाएगा। इसका मतलब हुआ सप्लाई कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स। सेम सिनेरियो नीचे वाले ग्राफ पे एक्सप्लेन किया गया है। ग्राफ का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे है? पॉइंट ए पे है। इस पॉइंट पे आपका सप्लाई कर्व है बिफोर टैक्स, डिमांड कर्व है जो वो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ए पे। इसलिए पॉइंट ए पे जो प्राइस हुआ वो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। अब पॉइंट ए पे जो क्वांटिटी हुआ वो आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया। आफ्टर टैक्स क्या हुआ? आफ्टर टैक्स आपका सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्ट पर शिफ्ट हो गया बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स। तो ये आपका नया सप्लाई कर्व है जो लेफ्ट पर शिफ्ट हो गया बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है नए सप्लाई कर्व का और ओरिजिनल सप्लाई कर्व का, वो डिस्टेंस है जितना टैक्स लगाया गया, जो यहाँ पे है $1। अब नया सप्लाई कर्व डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट बी पे। अब नए सप्लाई कर्व डिमांड कर्व इंटरसेक्शन पॉइंट जो पॉइंट बी है वो आपको क्वांटिटी देगा जो आफ्टर टैक्स मार्केट में ट्रेड होगी। सो क्वांटिटी आफ्टर टैक्स जो मार्केट में ट्रेड होगी, इट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट बी विच इज क्वांटिटी विद टैक्स। यहाँ तो आपको समझ आ गया। पॉइंट बी पे आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है जो आफ्टर टैक्स डिटरमाइन हो रहा है मार्केट के अंदर। पॉइंट बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी है, दैट इज क्वांटिटी विद टैक्स। इट इज दैट क्वांटिटी विच इज ट्रेडेड इन द मार्केट आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। अब टैक्स लगाने से आपने यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस की कि क्वांटिटी जो है वो जो मार्केट ट्रेड हो रही है वो कम होगी। पहले वो क्यू थी, इनिशियल क्यू, अब वो
क्वांटिटी टैक्स होगी वो कम हो गई है। अब हमारा काम ये है कि इस क्वांटिटी पे जो नया क्वांटिटी निकल के आ रहा है आफ्टर टैक्स, उस क्वांटिटी पे कितना प्राइस बायर पे कर रहा है और कितना प्राइस सप्लायर को मिल रहा है वो डिटरमाइन करना। क्वांटिटी विद टैक्स आपने निकाल लिया एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ न्यू सप्लाई कर्व, दैट इज सप्लाई कर्व विद टैक्स एंड डिमांड कर्व। इस क्वांटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग, दैट इज न्यू क्वांटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्राइस है ऑन द डिमांड कर्व, दैट इज एट पॉइंट बी, इज पी पेड बाय कंज्यूमर। It is a price that is consumer is going to pay for this quantity, that is quantity with tax. For same quantity supplier को जो प्राइस मिल रहा है मार्केट के अंदर वो मिल रहा है ये प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर, that is at point C on the original supply curve. प्रोसेस यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। आपने पहले इक्विवेलेंट पॉइंट डिटरमाइन किया जो आपको मिला इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज पॉइंट ए। फिर टैक्स इंपोज किया प्रोड्यूसर के ऊपर, उससे क्या हुआ सप्लाई का आपका लेफ्ट पर शिफ्ट हो गया बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आपका नया सप्लाई का आपको मिला आफ्टर टैक्स, उसने डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट किया पॉइंट बी पे जो आपको देता है न्यू इक्विवेलेंट पॉइंट आफ्टर टैक्स। सो पॉइंट बी इज योर न्यू इक्विवेलेंट पॉइंट आफ्टर टैक्स। इस पॉइंट बी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्वांटिटी मिलेगी जो मार्केट में ट्रेड होगी आफ्टर टैक्स, जो कि है क्यू विद टैक्स, क्वांटिटी विद टैक्स। ये डिटरमाइन करने के बाद आपका काम है कि आपको फाइंड करना है कि नए क्वांटिटी के ऊपर जो टैक्स के बाद क्वांटिटी मार्केट ट्रेड हो रही है उस क्वांटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस कितना कंज्यूमर पे कर रहा है और प्राइस कितना रिसीवर को प्रोड्यूसर को मिल रहा है। तो कंज्यूमर कितना प्राइस पे कर रहा है न्यू क्वांटिटी पे वो डिटरमाइन होगा आपका डिमांड कर्व के ऊपर, बेसिकली एट पॉइंट बी, क्योंकि क्वांटिटी विद टैक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्राइस है डिमांड कर्व के ऊपर वो पॉइंट बी पे लाई हो रहा है। सो प्राइस पेड बाय कंज्यूमर इज अ प्राइस विच कंज्यूमर गोइंग टू पे फॉर अ क्वांटिटी आफ्टर टैक्स। और नेक्स्ट आपका काम होगा उस क्वांटिटी के ऊपर जो नया क्वांटिटी आया आफ्टर टैक्स के बाद उस क्वांटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग सप्लायर को कितना प्राइस मिलेगा वो आपको डिटरमाइन होगा ओरिजिनल सप्लाई कर्व के ऊपर। ध्यान रखिएगा टैक्स के बाद सप्लायर को जो प्राइस रिसीव होगा वो नए सप्लाई कर्व का प्राइस नहीं होगा, वो प्राइस होगा जो उसको ओरिजिनल सप्लाई कर्व से आपको डिटरमाइन होगा। सो क्वांटिटी विद टैक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्राइस है ऑन द ओरिजिनल सप्लाई कर्व वो आपका है पॉइंट सी के ऊपर। इस पॉइंट के सी के ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग जो प्राइस है क्वांटिटी विद टैक्स का वो है प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वांटिटी विद टैक्स है, जो आफ्टर टैक्स क्वांटिटी आपका आफ्टर टैक्स क्वांटिटी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कंज्यूमर जो प्राइस पे कर रहा है वो पी पेड बाय कंज्यूमर एट पॉइंट बी, और प्रोड्यूसर को प्राइस जो मिल रहा है रिसीव हो रहा है वो आपको ओरिजिनल सप्लाई का रिसीव हो रहा है, दैट इज प्राइस रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर एट पॉइंट सी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंज्यूमर जो है और जो कंज्यूमर को प्राइस मिल रहा है और प्रोड्यूसर को सप्लाई जो कंज्यूमर प्राइस पे कर रहा है, अब प्रोड्यूसर को जो प्राइस मिल रहा है उन दोनों के बीच डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पर यूनिट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल आपका पर यूनिट टैक्स यहाँ पे कितना है $1। सो यहाँ पे जो प्राइस पे किया जा रहा है कंज्यूमर के द्वारा और प्राइस जो रिसीव हो रहा है सेलर्स को, उन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या होगा वो भी $1 होगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका 5 हो सकता है प्राइस जो पे कर रहा है और आपका सप्लायर को प्राइस जो मिल रहा है वो 4 हो सकता है। तो दोनों बीच का डिफरेंस जो होगा आफ्टर टैक्स जो प्राइस पे कर किया जा रहा है प्राइस रिसीव किया जा रहा है उन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या होगा वो टैक्स का अमाउंट का इक्वल होगा। तो अभी तक यहाँ पे आपने देखा इनिशियल पॉइंट इजिली आपने डिटरमाइन कर लिया, टैक्स लगने के बाद क्या हो रहा है सप्लाई का शिफ्ट हो रहा है बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स। न्यूक्लियम पॉइंट पे आपको क्वांटिटी मिल रही है आफ्टर टैक्स जो ट्रेड हो रहा है मार्केट के ऊपर, उस क्वांटिटी कॉरस्पॉन्डिंग आपने प्राइस निकाल लिया तो कंज्यूमर पे करेगा जो आपको डिटरमाइन होगा डिमांड कर्व के ऊपर। सेम क्वांटिटी पे आपने प्राइस निकाल लिया तो रिसीव होगा तो प्रोड्यूसर को रिसीव होगा वो आपने निकाल लिया ऑन द ओरिजिनल सप्लाई कर्व। जैसे आप दोनों चीज फाइंड कर लेंगे आपको मिल जाएगा प्राइस पेड बाय कंज्यूमर एंड प्राइस रिसीव बाय सेलर आफ्टर टैक्स। दोनों बीच का डिफरेंस जो होगा वो इक्वल टू अमाउंट ऑफ टैक्स होगा जितना अमाउंट ऑफ टैक्स लगाया गया है मार्केट के अंदर। अब मार्केट में टैक्स लगा, गवर्नमेंट टैक्स लगाया तो इससे गवर्नमेंट को रिवेन्यू जनरेट होगा। गवर्नमेंट टैक्स लगाती है अपने रिवेन्यू जनरेशन के लिए, तो कितना टैक्स रिवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट होगा वो होगा पर यूनिट कितना टैक्स लगाया गया है जो यहाँ पे है $1 और क्वांटिटी कितनी ट्रेड हो रही है आफ्टर टैक्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा वो आपको बताएगा टैक्स रिवेन्यू गवर्नमेंट कितना जनरेट
कर रही है, इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। आने स्लाइड्स में हम इसको बेहतर ढंग से समझेंगे, फिलहाल के लिए समझ लीजिएगा। पर यूनिट टैक्स इनटू क्वांटिटी आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू टैक्स रेवेन्यू। तो यहाँ पर पर यूनिट टैक्स कितना है, $1 है, दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्राइस पेड बाय कंज्यूमर एंड प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर्स। सो दिस डिस्टेंस इज अमाउंट द अमाउंट ऑफ टैक्स पर यूनिट। आपको ये मिल गया यहाँ से। आपको से क्वांटिटी कितना ट्रेड हो रहा है, टैक्स के बाद इतना क्वांटिटी ट्रेड हो रहा है। सो दिस डिस्टेंस इज अ क्वांटिटी आफ्टर टैक्स। तो ये आपका पर यूनिट टैक्स है, इतना आपका क्वांटिटी ट्रेड हुआ। तो ये जो एरिया जनरेट हो रहा है रेक्टेंगल का, दैट इज टैक्स रेवेन्यू ग्राफिकली। और मैथमेटिकली आपको फाइंड करना है टैक्स रेवेन्यू, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दी पर यूनिट टैक्स विद द क्वांटिटी ट्रेडेड आफ्टर द टैक्स। यहाँ तक हमने समझ लिया। अभी तक हमने देखा इनिशियल पॉइंट कैसे निकला, टैक्स लगाने से सप्लाई का शिफ्ट हुआ लेट बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स। देन हमने फाइंड किया क्वांटिटी आफ्टर टैक्स एट इंटरसेक्शन पॉइंट न्यू सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व। After getting new quantity, that is quantity after tax, we have to find the price that is paid by consumer for quantity after tax and the price received by sellers for the quantity after tax. The price paid by consumer for quantity after tax will be determined at the point where will be determined on the will be determined on the demand curve, and the price producer is getting for क्वांटिटी आफ्टर टैक्स विल बी डिटरमाइंड ऑन दी ओरिजिनल सप्लाई कर्व। उसके बाद हमने फाइंड किया गवर्नमेंट रेवेन्यू कैसे यहाँ पे ग्राफिकली कैसे जनरेट हो रहा है और उसका मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या है वो हमने देख लिया। अब अगला बात आता है टैक्स इंसिडेंस। तो हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि टैक्स लगने के बाद मार्केट के अंदर किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन ऐसे कंजप्शन के ऊपर टैक्स का इम्पैक्ट दोनों पार्टी से पड़ता है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के ऊपर। लेकिन कितना इम्पैक्ट कंज्यूमर पड़ेगा, कितना इम्पैक्ट प्रोड्यूसर पड़ेगा, वो हम उसको बोलते हैं टैक्स इंसिडेंस। तो कितना आपका बर्डन टैक्स का शेयर क्या होगा कंज्यूमर प्रोड्यूसर के बीच में, उसको हम टैक्स इंसिडेंस बोलते हैं। अब इस केस में कंज्यूमर कितना टैक्स बियर कर रहा है वो हम देखने वाले हैं। टैक्स बर्डन ऑन कंज्यूमर पर यूनिट क्वांटिटी के लिए कितना टैक्स बर्डन कंज्यूमर बियर कर रहा है, इसका फॉर्मूला है प्राइस पेड बाय कंज्यूमर आफ्टर टैक्स माइनस इनिशियल प्राइस और इक्विलिब्रियम प्राइस। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब मार्केट में टैक्स नहीं था तो आपका पॉइंट ए पे मार्केट ऑपरेट हो रहा है, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, दैट इज इनिशियल प्राइस है। इतना प्राइस आपका कंज्यूमर पे कर रहा है फॉर क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी। अब जैसे ही टैक्स लग गया, क्वांटिटी जो ट्रेड हो रहा है वो कम हो गया, पहली बात तो ये हुई। उसके बाद जो प्राइस पे कर रहा है कंज्यूमर फॉर क्वांटिटी विद टैक्स, इट इज पी पेड बाय कंज्यूमर, दैट इज हायर देन द इनिशियल प्राइस। सो द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस पेड बाय कंज्यूमर, दैट इज पी पेड बाय कंज्यूमर इन दिस केस, माइनस द इक्विलिब्रियम प्राइस, दैट इज इनिशियल प्राइस इन दिस केस, इज द टैक्स बर्डन ऑन कंज्यूमर पर यूनिट। पर यूनिट कंज्यूमर को इतना टैक्स बियर करना पड़ रहा है, ये आपका हो गया फॉर्मूला। द सेम वे प्रोड्यूसर को कितना टैक्स का बर्डन बियर करना पड़ रहा है पर यूनिट, उसका फॉर्मूला है इनिशियल प्राइस, दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, और प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर्स आफ्टर टैक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशियल प्राइस आपका इक्विलिब्रियम प्राइस था बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स प्राइस रिसीव हो रहा है प्रोड्यूसर को, दैट इज पी रिसीव्ड बाय सेलर्स, दिस वन इट इज लोअर देन द इनिशियल प्राइस और इक्विलिब्रियम प्राइस। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज द टैक्स बर्डन ऑन प्रोड्यूसर पर यूनिट। पर यूनिट कितना टैक्स बियर करना पड़ा है प्रोड्यूसर को, वो आपका इन दोनों का डिफरेंस हो गया। और कंज्यूमर को कितना टैक्स बियर करना पड़ रहा है आफ्टर टैक्स, वो आपका हो गया इन दोनों का डिफरेंस। तो ये था आपका टैक्स इंसिडेंस कि कंज्यूमर कितना टैक्स बियर करना पड़ा पर यूनिट और प्रोड्यूसर कितना टैक्स बियर करना पड़ा पर यूनिट, वो हमने इस तरह से मैथमेटिकली और ग्राफिकली हमने समझ लिया। और एक चीज़ और जो मैंने आपको पहले बताया था कि टैक्स इंसिडेंस जो होता है, दैट इज डिवीजन ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर टैक्स इज डिवाइड ऑन बायर्स और सेलर्स। ये इस पे तय नहीं करता है कि टैक्स किस पे लग रहा है, बायर पे लग रहा है, सेलर पे लग रहा है। टैक्स का बर्डन जो शेयर होगा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि टैक्स किस पार्टी पे लग रहा है, प्रोड्यूसर पे लग रहा है, कंज्यूमर पे लग रहा है। ये डिपेंड करता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि किस पे टैक्स लग रहा है, ये चीज़ इस पर निर्भर नहीं करती कि टैक्स कितना कितना दोनों पार्टी के बीच बटेगा। तो ये था आपका टैक्स इंसिडेंस। अब अगला आपका है डेटर लॉस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी मार्केट में डिस्टॉर्शन होगा, डिस्टॉर्शन मीन्स कि जब भी मार्केट में कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जो मार्केट को फोर्स करेगी कि अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से वो डेविएट हो जाए, वो मार्केट में डेटर लॉस क्रिएट करेगी। डेटर लॉस नथिंग बट अ लॉस ऑफ टोटल सरप्लस ड्यू टू मार्केट डिस्टॉर्शन। मार्केट डिस्टॉर्शन के कारण क्या हुआ,
क्वांटिटी आपकी जो मार्केट में इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ट्रेड हो रही थी, आप उससे कम ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, जिस वजह से टोटल सरप्लस जो था, जो मैक्सिमम होता है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, वो उसमें गिरावट आएगी, जिसको हम बोलते हैं डेट पेड लॉस। तो भाई इस केस में देखने को मिलता है, जब टैक्स इंपोज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहाँ पे देखा आपने, जब टैक्स इंपोज किया गवर्नमेंट के द्वारा, आपकी क्वांटिटी जो मार्केट में ट्रेड हो रही है वो आपकी रिड्यूस होगी फ्रॉम इनिशियल क्यू टू क्वांटिटी विद टैक्स, जिसके कारण आपका मार्केट में डिस्टॉर्शन हुआ और लॉस इन टोटल सरप्लस होगा फ्रॉम यूनिट्स नॉट ट्रेडेड ड्यू टू टैक्स। टैक्स लगाने से जो क्वांटिटी जो ट्रेड पहले हो रही थी, अब वो ट्रेड नहीं हो रही, जिसके कारण सरप्लस में गिरावट आएगी, वो आपका कहलाएगा डेड वेट लॉस। ग्राफिकली ये आपका यहाँ पे ट्रायंगल है, डेट इज ABC, डेड वेट लॉस। इस केस के अंदर इट इज लॉस ऑफ एफिशिएंसी ड्यू टू अंडर प्रोडक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जब भी प्रोड्यूसर पर टैक्स लगा तो क्वांटिटी आपकी कम हो गई, जिसके कारण यहाँ पे अंडर प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, पहले से कम प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, जिसके कारण सरप्लस लॉस आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं डेड वेट लॉस, डेट इज अराइजिंग ड्यू टू अंडर प्रोडक्शन। अब एक चीज ये आती है कि गवर्नमेंट टैक्स लगाया, उससे दो चीजें यहाँ पे हमको देखने मिल रही है, जिसको हम कंपेयर करने वाले हैं। पहला टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट टैक्स लगाया, उससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट हुआ, और साथ ही साथ यहाँ पे डेट वेट लॉस भी देखने को मिल रहा है इकोनॉमिक मार्केट के अंदर। तो एक टैक्स को हम एफिशिएंट कब बोलेंगे? हम एक टैक्स को एफिशिएंट तब बोलेंगे कि एक टैक्स लगाएगा वो एफिशिएंट है, जब जो टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी वो ज़्यादा होगा डेट वेट लॉस से, या हम कह सकते हैं जो डेट वेट लॉस होगा ड्यू टू टैक्स वो कम होगा टैक्स रेवेन्यू जो जनरेट किया गया है, तभी हम टैक्स को हम अपना एफिशिएंट कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे हम अगला जो इम्पैक्ट आ रहा है ड्यू टू टैक्स का टोटल सरप्लस के अंदर, उसको हम ब्रेक डाउन करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। हम ये ग्राफ यहाँ पे नए सिरे से बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं ब्रेक डाउन आपका टोटल सरप्लस का बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। ये आपका सप्लाई कर्व है, ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है P स्टार, Q स्टार आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है बिफोर टैक्स, नो टैक्स। अब टैक्स इंपोज किया गया, उससे पहले हम देख लेते हैं कि बिफोर टैक्स P स्टार आपका प्राइस है, Q स्टार आपका क्वांटिटी, आपका कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? कंज्यूमर सरप्लस आपका हो गया। चलिए इससे पहले हम टैक्स लगा के देखते हैं। तो ये आपका था सप्लाई इन द केस ऑफ नो टैक्स, ये आपका डिमांड कर्व है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका पॉइंट ई पे है, इक्विलिब्रियम प्राइस आपका P स्टार है, Q स्टार आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है बिफोर टैक्स। अब सप्लाई टैक्स लगा प्रोड्यूसर पे, इससे क्या होगा? सप्लाई का आपका शिफ्ट होगा लेफ्ट फॉर बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स। तो हमने यहाँ पे नया सप्लाई का बना दिया, डेट इज एस टैक्स के साथ। तो अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका आया पॉइंट ए पे, इनिशियल पॉइंट ई था, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका पॉइंट ए पे आया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका क्वांटिटी आ रहा है QT। सो QT इज अ क्वांटिटी आफ्टर टैक्स। इस क्वांटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग, नए क्वांटिटी कॉरस्पॉन्डिंग, दैट इज क्वांटिटी आफ्टर टैक्स, जो प्राइस कंज्यूमर पे कर रहा है, ये आपका मिलेगा डिमांड कर्व से। इस क्वांटिटी कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड कर्व पे प्राइस आ रहा है, दैट इज द प्राइस पेड बाय कंज्यूमर फॉर दिस क्वांटिटी, सो इट विल बी द प्राइस एट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए के कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस कितना आ रहा है? लेट्स से हम प्राइस PB कह देते हैं, प्राइस पेड बाय बायर। और क्वांटिटी आफ्टर टैक्स, तो क्वांटिटी मिल रही है टैक्स के बाद, उस क्वांटिटी के लिए सप्लायर कितना प्राइस रिसीव हो रहा है वो आपको मिलेगा ओरिजिनल सप्लाई कर्व से, दैट इज सप्लाई कर्व विद नो टैक्स, और रेड वाला सप्लाई कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग आपको प्राइस मिलेगा। तो इस क्वांटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग आपका सप्लाई नए ओरिजिनल सप्लाई कर्व पे जो प्राइस है वो कुछ ये निकल के आएगा, इसको हम PS बोल लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, PB आपका प्राइस पे किया जा रहा है कंज्यूमर द्वारा, PS आपका प्राइस रिसीव हो रहा है कंज्यूमर सप्लायर के द्वारा। इन लोगों का डिफरेंस जो है वो इक्वल टू T होगा, टैक्स के बराबर होगा पर यूनिट। सो PB माइनस PS इक्वल टू T, ये आपका बाय द टैक्स अमाउंट के इक्वल होगा, नो होगा डिफरेंस। अब हम निकालते हैं, यहाँ पर हमारे पास एरियाज काफ़ी सारे आ गए, उसको हम नंबरिंग कर लेते हैं। लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7, हमने सारे एरियाज यहाँ पे नंबर कर लिए। अब हम बात करते हैं विदाउट टैक्स या मार्केट इकोनॉमी केस में कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा।
विदाउट टैक्स या मार्केट लिमिट केस में आपका प्राइस था पी स्टार, क्वांटिटी था क्यू स्टार। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है कि जो क्वांटिटी ट्रेड हो रही है उस क्वांटिटी पे प्राइस लाइन और डिमांड कर्व के अंडर का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। सो आपका यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया 1 + 2 + 6। तो कंज्यूमर सरप्लस 1 + 2 + 6। प्रोड्यूसर सरप्लस इस केस में क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा क्वांटिटी जो ट्रेड हो रही है उस क्वांटिटी पे प्राइस लाइन और सप्लाई कर्व के ऊपर का एरिया, जो कि है एरिया 3, 4, 7 एंड 5। एरिया 3 + 4 + 5 + 7। इकोनॉमिक पॉइंट के ऊपर कोई गवर्नमेंट वैल्यू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे टैक्स नहीं लगाया गया, इकोनॉमिक पॉइंट है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, गवर्नमेंट यहाँ रेवेन्यू क्या होगा, जीरो होगा। डेट लॉस भी नहीं होगा इस केस में, डेट लॉस भी आपके यहाँ पे जीरो होगा। तो टोटल सरप्लस यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 1 + 2 + 6 दैट इज कंज्यूमर सरप्लस प्लस 3 + 4 + 5 + 7 दैट इज प्रोड्यूसर सरप्लस। अब टैक्स लगने के बाद क्वांटिटी आपकी क्या है, वो है क्यूटी है। इस क्वांटिटी पे जो प्राइस पे करा कंज्यूमर दैट इज पीबी, ये प्राइस पे करा कंज्यूमर। तो पर कंज्यूमर सरप्लस क्या हुआ, क्वांटिटी की क्यूटी पे प्राइस पे किया रहा पीबी, तो कंज्यूमर सरप्लस हुआ एरिया बिटवीन अबव द प्राइस लाइन पीबी एंड अंडर डिमांड कर्व डी। सो एरिया 1 इज अ प्राइस लाइन और एरिया 1 इज कंज्यूमर सरप्लस इन द केस ऑफ टैक्स। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा, क्यूटी जो क्वांटिटी है आफ्टर टैक्स उसे कॉरस्पॉन्डिंग जो प्राइस पे कर रहा है रिसीव कर रहा है रिसीवर, वो है पीएस। तो पीएस से आपका प्राइस लाइन है सप्लायर के लिए, प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया द एरिया बिलो द प्राइस लाइन अबव द सप्लाई कर्व दैट इज 5th ब्लॉक का एरिया आपका हो गया यहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस। यहाँ पे गवर्नमेंट रेवेन्यू क्या होगा, गवर्नमेंट रेवेन्यू क्या होता है, पर यूनिट टैक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पर यूनिट टैक्स क्या है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन पीबी एंड पीएस। तो ये वाला जो गैप है दैट इज पर यूनिट टैक्स एंड क्वांटिटी ट्रेडेड कितना है आफ्टर टैक्स दैट इज दिस एरिया। सो दिस रीजन is a government revenue after tax that is 2 + 3 + 4। तो इस केस में टोटल सरप्लस क्या हो जाएगा आफ्टर टैक्स, वो हो जाएगा आपका कंज्यूमर सरप्लस एट सम ऑफ कंज्यूमर सरप्लस दैट इज 1, सम ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस दैट इज 5, सम ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट रेवेन्यू इसमें पार्ट होगा आपका टोटल सरप्लस का आफ्टर टैक्स दैट 2 + 3 + 4। तो ये आपका हो गया टोटल सरप्लस। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ आफ्टर टैक्स आपका टोटल सरप्लस है 1 + 5 + 2 + 3 + 4, मिसिंग क्या है 6 और 7। तो 6 और 7 दैट इज दिस एरिया, इट इज अ डेटफुल लॉस आफ्टर टैक्स। ग्राफिकली आप देख सकते हैं इस ग्राफ में भी ये जो ट्रायंगल था आपका वो आपका डेटफुल लॉस था। इन द सेम वे इसके अंदर भी आपका डेटफुल लॉस का निकल के आया 6 + 7 एरिया, जो लॉस हो रहा है मार्केट में इकोनॉमी का जब गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है प्रोड्यूसर के ऊपर। और मैंने आपको शॉर्टकट भी बताई थी कि डेटफुल लॉस कैसे निकालते हैं ग्राफिकली, इट इज नथिंग बट द एरिया बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई कर्व बिटवीन द क्वांटिटी ट्रेडेड इनिशियली एंड क्वांटिटी ट्रेडेड आफ्टर डिस्टोर्शन। क्वांटिटी ट्रेड हुआ इनिशियली आपका क्यू स्टार इकोनॉमिक पॉइंट पे, डिस्टोर्शन के बाद क्वांटिटी ट्रेड और आपका क्यू टी, तो इन दोनों क्वांटिटी के बीच में जो सप्लाई और डिमांड कर्व का जो एरिया आता है रेक्टेंगल शेप में, वो आपका ग्राफिकली आपका डेटफुल लॉस होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब प्रोड्यूसर पे टैक्स लगता है तो कैसे मार्केट में डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है, टैक्स इंसिडेंस कैसे होता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है एंड डेटफुल लॉस आपका कैसे होता है। साथ साथ में यहाँ पे ब्रेकडाउन भी देख लिया टोटल सरप्लस का दोनों केस में, इकोनॉमिक केस के अंदर भी और आफ्टर टैक्स केस के अंदर भी। अब हम पढ़ने वाले हैं द इम्पैक्ट ऑफ पर यूनिट टैक्स ऑन कंज्यूमर। जैसे मैंने आपको बताया पर यूनिट टैक्स आपका किसी पार्टी के ऊपर लग सकता है, प्रोड्यूसर के ऊपर या कंज्यूमर के ऊपर, किसी के ऊपर भी लग सकता है। इससे पहले हमने प्रोड्यूसर वाला केस डिस्कस किया था, अब हम कंज्यूमर वाला केस डिस्कस करने वाले हैं। सपोज करो कि $0.5 का पर गैलन टैक्स लगा दिया गया उन कंज्यूमर के ऊपर जो गैसोलीन परचेज करते हैं। इससे मार्केट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, द कॉस्ट ऑफ परचेसिंग गैसोलीन इंक्रीजेज फॉर कंज्यूमर। जब कंज्यूमर के ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर, क्या कि कंज्यूमर को जो कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है परचेस करने के लिए गैसोलीन का, वो बढ़ जाएगा। इसकी वजह से डिमांड कर्व आपका शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स। प्रीवियस केस में आपका सप्लाई का शिफ्ट हुआ था लेफ्ट बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स जब प्रोड्यूसर पर लगाया गया। इस केस में आपका डिमांड का शिफ्ट होगा बाय द अमाउंट लेफ्ट बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स। सेम लॉजिक से
अब इस केस में अब क्या होगा, जब प्रोड्यूसर कंज्यूमर लगेगा टैक्स, तो हर एक प्राइस के ऊपर कंज्यूमर लेस विलिंग है टू बाय आफ्टर टैक्स। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेम इकोनॉमिक पॉइंट आपका पॉइंट ए पे है, इनिशियल इकोनॉमिक पॉइंट, इनिशियल आपका प्राइस है, इकोनॉमिक प्राइस इनिशियल पी, इकोनॉमिक क्वांटिटी आपका है इनिशियल क्यू एट पॉइंट ए, दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड कर्व। आफ्टर टैक्स क्या होगा, सब प्रोड्यूसर कंज्यूमर टैक्स लग रहा है, यहाँ पे डिमांड कर्व शिफ्ट होगा आपका लेफ्ट वर्ड बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ आपका डिमांड कर्व। न्यू इकोनॉमिक पॉइंट आपको मिल रहा है पॉइंट बी पे। पॉइंट बी आपका क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट सप्लाई कर्व एंड न्यू डिमांड कर्व। पॉइंट बी कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्वांटिटी मिली आफ्टर टैक्स, दैट इज क्यू विद टैक्स, इट इज अ क्वांटिटी विच इज गोइंग टू ट्रेड आफ्टर टैक्स इन द मार्केट। फॉर दिस क्वांटिटी सप्लायर को कितना प्राइस पे कर रिसीव हो रहा है और डिमांड बायर कितना प्राइस पे कर रहा है, वो हमको फाइंड करना है। इस क्वांटिटी के ऊपर जो न्यू क्वांटिटी आफ्टर टैक्स है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बायर प्राइस पे करेगा वो आपको मिलेगा ओरिजिनल डिमांड कर्व से, दैट इज पॉइंट सी। एट पॉइंट सी द प्राइस इज पी पेड बाय कंज्यूमर, इट इज अ प्राइस विच कंज्यूमर गोइंग टू पे फॉर अ क्वांटिटी आफ्टर टैक्स। फॉर सेम क्वांटिटी, दैट इज क्वांटिटी आफ्टर टैक्स, प्रोड्यूसर को कितना प्राइस मिलेगा, वो मिलेगा आपका सप्लाई कर्व से, दैट इज एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी द प्राइस इज पी रिसीव्ड बाय सेलर्स, it is a price that is producer is going to receive for quantity after tax. The difference between the price paid by consumer and price received by sellers is equal to the amount of tax per unit tax. यहाँ पे देख सकते हैं पहला आपका काम था आपको इनिशियल क्वांटिटी प्राइस फाइंड करना, जो कि मिलेगा आपको इंटरसेक्शन पॉइंट डिमांड सप्लाई से। फिर आपका यहाँ पे कंज्यूमर टैक्स लगा, आपका डिमांड का शिफ्ट होगा लेफ्ट बाय डिमांड ऑफ टैक्स, लेफ्ट बाय डिमांड का शिफ्ट हुआ, आपका न्यू इकोनॉमिक पॉइंट मिला एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सप्लाई एंड न्यू डिमांड कर्व, जिससे कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी होगी दैट इज क्वांटिटी आफ्टर टैक्स। क्वांटिटी आफ्टर टैक्स के ऊपर आपको प्राइस फाइंड करना है कि प्राइस कितना कंज्यूमर पे कर रहा है और प्राइस कितना रिसीवर को मिल रहा है, प्रोड्यूसर को मिल रहा है। तो प्राइस कितना कंज्यूमर पे कर रहा है वो आपका डिटरमाइन होगा एट पॉइंट सी, दैट इज ऑन द ओरिजिनल डिमांड कर्व। अब प्राइस कितना सप्लायर पे कर रहा है वो आपका रिसीव कर रहा है वो आपका डिटरमाइन होगा ऑन प्राइस ऑन सप्लाई कर्व। दोनों बीच का डिफरेंस होगा, दैट इज प्राइस पेड बाय कंज्यूमर एंड प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर्स आफ्टर टैक्स, उन दोनों का डिफरेंस होगा इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टैक्स पर यूनिट। यहाँ पे ग्राफिकली में समझ लिया। सेम इस केस में आपको गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट होगा, इट इज नथिंग बट इक्वल टू द पर यूनिट टैक्स, कितना पर यूनिट टैक्स लग रहा है और कितना क्वांटिटी ट्रेड हो रहा है आफ्टर टैक्स, इसका मल्टीप्लिकेशन आपका होता है टैक्स रेवेन्यू मैथमेटिकली। ग्राफिकली ये रिप्रेजेंट किया जाता है इस रेक्टेंगल से। ये रेक्टेंगल क्या शो करता है, इस रेक्टेंगल का येलो साइड जो है वो इंडिकेट करता है अमाउंट ऑफ टैक्स पर यूनिट, जो कि ये चीज़ है। ये वाला साइड शो करता है क्वांटिटी ट्रेडेड आफ्टर टैक्स इन द मार्केट, जो कि ये चीज़ है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका क्या होगा, वो आपका हो जाएगा अमाउंट ऑफ टैक्स, बेसिकली इसका एरिया जो आएगा वो आपका होगा गवर्नमेंट रेवेन्यू आफ्टर टैक्स। अब टैक्स इंसिडेंस इस केस में क्या होगा, टैक्स इंसिडेंस का मतलब क्या, बर्डन ऑफ टैक्स जो शेयर किया जाता है कंज्यूमर प्रोड्यूसर के बीच में, उसको हम टैक्स इंसिडेंस बोलते हैं। कंज्यूमर कितना टैक्स बियर कर रहा है, इसका फॉर्मूला होता है कि कितना कंज्यूमर प्राइस पे किया आफ्टर टैक्स और इनिशियली एक्चुअल प्राइस क्या था, और दोनों इसका डिफरेंस होगा, दैट इज कॉल्ड द कंज्यूमर द टैक्स बर्डन बियर बाय कंज्यूमर। अब प्रोड्यूसर कितना टैक्स बियर कर रहा है, इसका फॉर्मूला होता है कि इनिशियल प्राइस क्या था, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या था, और आफ्टर टैक्स कंज्यूमर कितना प्रोड्यूसर कितना प्राइस रिसीव कर रहा है, उस दोनों का डिफरेंस होगा, वो आपका होगा द टैक्स द बर्डन बियर बाय प्रोड्यूसर आफ्टर टैक्स। सेम बात है, पिछले फ्रेंड बताया हमने कि टैक्स का इंसिडेंट है, डिवीजन ऑफ टैक्स बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर डजंट डिपेंड ऑन वेदर द टैक्स इज डिवाइडेड ऑन बायर और सेलर्स, किस पे टैक्स लगाया जा रहा है बायर सेलर के ऊपर, उस पर निर्भर नहीं करता, बट ये निर्भर करता है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है सप्लाई के ऊपर। तो अभी तक हमने देखा था कंज्यूमर में टैक्स, कंज्यूमर के ऊपर टैक्स लगेगा तो आपका डिमांड का शिफ्ट होगा लेफ्ट बाय अमाउंट ऑफ टैक्स, उसके कारण क्वांटिटी जो ट्रेड होगी मार्केट में वो कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू इनिशियल क्वांटिटी और इकोनॉमिक क्वांटिटी। जो प्राइस पे करेगा कंज्यूमर वो हायर प्राइस पे करेगा एज कम्पेयर टू इकोनॉमिक प्राइस, दोनों का बीच से डिफरेंस होगा, वो आपका टैक्स कितना बियर कर रहा है कंज्यूमर वो शो करेगा। एंड प्रोड्यूसर्स को जो प्राइस मिलेगा वो होगा कम होगा एज कम्पेयर टू इनिशियल प्राइस इकोनॉमिक प्राइस, और दोनों का बीच से डिफरेंस होगा वो आपका होगा कि प्रोड्यूसर कितना टैक्स बियर कर रहा है, और प्राइस जो कंज्यूमर पे कर रहा है आफ्टर टैक्स एंड प्रोड्यूसर जो प्राइस रिसीव कर रहा है आफ्टर टैक्स, इन दोनों का डिफरेंस होगा वो होगा इक्वल टू अमाउंट ऑफ टैक्स। कंज्यूमर टैक्स लगा, इससे मार्केट में डेटा लॉस क्रिएट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी में डिस्टॉर्शन देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर। इट मीन्स मार्केट में टैक्स और कंज्यूमर टैक्स लगा, जिसके कारण कंज्यूमर जो क्वांटिटी ट्रेड हो रही थी इनिशियली मार्केट में, अब उससे कम ट्रेड हो रही है आफ्टर टैक्स, ये डिस्टॉर्शन है, जिसके कारण सरप्लस में कमी देखने को मिलेगी, दैट इज कॉल्ड डेट लॉस। क्यों होगी सरप्लस में कमी, क्योंकि कुछ यूनिट्स जो है वो ट्रेड नहीं हो रहे मार्केट के अंदर ड्यू टू टैक्स। इसके अंदर जो डेट लॉस है वो लॉस है क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ एफिशिएंसी है ड्यू टू अंडर कंजम्पशन। कंज्यूमर कब कंज्यूम कर रहा है पहले के मुकाबले,
जिसके कारण क्वांटिटी कम ट्रेड हो रही है, जिसके कारण सरप्लस आपका कम हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं डेट लॉस। अब वही सेम बात एक टैक्स को कंसिडर हम एफिशिएंट कब बोलेंगे, जब आपका टैक्स लगाने से जो गवर्नमेंट रिवेन्यू जनरेट हो रहा है वो आपका जा रहा है डेट लॉस से, तो आपको बोला जाएगा कि ये जो टैक्स लगाया गया वो एफिशिएंट है। इस केस में भी हम देख लेते हैं ब्रेकडाउन आपका टीएस और टोटल सरप्लस का दोनों केस में। ये आपका सप्लाई कर्व है, ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका इक्विवेलेंट पॉइंट है, ये आपका इक्विवेलेंट प्राइस है, ये आपका इक्विवेलेंट क्वांटिटी है बिफोर टैक्स। टैक्स लग गया कंज्यूमर के ऊपर, आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स। ये आपका न्यू डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व विद टैक्स। ये आपको इंटरसेक्ट करा सप्लाई कर्व को एट पॉइंट ए, इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी है वो क्यूटी है, दैट इज क्वांटिटी आफ्टर टैक्स। अब आपका अगला काम है कि आपको प्राइस फाइंड करना है बायर का और सप्लायर का नए क्वांटिटी के ऊपर। इस क्वांटिटी पर बायर जो प्राइस पे करेगा वो आपको डिटरमाइन होगा डिमांड कर्व से। तो दिस इज द प्राइस दैट इज पीबी, इज द प्राइस दैट इज कंज्यूमर गोइंग टू बाय पे फॉर क्वांटिटी क्यूटी। अब सेम क्वांटिटी पे सप्लायर कितना प्राइस रिसीव करेगा वो आपको डिटरमाइन होगा सप्लाई कर्व से, दैट इज एट पॉइंट ए, इट इज प्राइस पी एस which this supplier is going to receive for quantity QT. The difference between PB and PS is equal nothing but is equal to the amount of tax per unit. So PB minus PS equal to T. T is the tax imposed per unit output. अब हम कंसिडर करते हैं, हमने सारी चीज़ें फाइंड आउट कर ली। अब जो लेबलिंग कर लेते हैं यहाँ पे नंबर्स की, यहाँ पे हम इसको इस बार ABC कर लेते हैं, नंबर ही लिख लेते हैं। एक ब्लॉक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 5 6 7 8। इक्विवेलेंट प्राइस पे दैट इज एट पॉइंट टी इनिशियली आपका प्राइस लाइन पी स्टार है, क्वांटिटी क्यू स्टार है। इस क्वांटिटी पे प्रोड्यूसर कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, वो होगा आपका ये वाला एरिया, दैट इज 1 + 2 + 3 + 6। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा, वो होगा आपका ये वाला एरिया, 4 + 5 + 7 + 8। गवर्नमेंट रेवेन्यू जीरो होगा, कोई टैक्स नहीं है, डेट लॉस भी जीरो होगा क्योंकि यहाँ पे डिस्टॉर्शन मार्केट में नहीं है। तो टोटल सरप्लस क्या होगा, वो हो गया 1 + 2 + 3 + 6 प्रोड्यूसर सरप्लस प्लस 4 + 5 + 7 + 8 प्रोड्यूसर सरप्लस। ये आपका हो गया टोटल सरप्लस इन द केस ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट। टैक्स लग गया मार्केट में, कंज्यूमर के ऊपर डिमांड का शिफ्ट हुआ लेफ्टवर्ड बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स। न्यू क्वांटिटी क्यूटी है, इस क्वांटिटी पे प्राइस कितना कंज्यूमर पे कर रहा है, इस क्वांटिटी पे प्राइस कंज्यूमर पे कर रहा है पीबी। तो प्राइस लाइन पीबी होगी क्वांटिटी क्यूटी पे। तो इस केस में एरिया आपका क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस का हो गया 1 हो गया। क्वांटिटी क्यूटी, क्वांटिटी आफ्टर टैक्स पे सप्लायर को कितना प्राइस मिल रहा है, वो मिल रहा है पीएस मिल रहा है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस क्या हो गया आपका 8 हो गया। एरिया बिलो दिस प्राइस लाइन है अबव द सप्लाई का। गवर्नमेंट रेवेन्यू यहाँ पे क्या होगा, वो होगा आपका गवर्नमेंट रेवेन्यू क्या होता है, पर यूनिट टैक्स इनटू क्वांटिटी ट्रेडेड आफ्टर टैक्स का दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको होता है गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो पीबी माइनस पीएस जो ये वाला हिस्सा है वो आपका है पर यूनिट टैक्स इंडिकेट करता है, और ये वाला हिस्सा जो है वो आपको इंडिकेट करता है क्वांटिटी ट्रेडेड आफ्टर टैक्स जो यहाँ से यहाँ तक है। तो बेसिकली ये जो रेक्टेंगल मिल रहा है ये आपका हो गया गवर्नमेंट रेवेन्यू आफ्टर टैक्स। इज नथिंग बट 3 + 2 + 4 + 5। तो टोटल सरप्लस इस केस में होगा आफ्टर टैक्स, वो होगा कंज्यूमर सरप्लस दैट इज 1, प्रोड्यूसर सरप्लस दैट इज 8 प्लस टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू दैट इज 3 + 2 + 4 + 5। तो ये आपका हो गया टोटल सरप्लस इन द केस ऑफ टैक्स। यहाँ पे देख सकते हैं दो आपके ब्लॉक्स छूट गए, दैट इज 6 और 7, इट इज दिस वन। ये आपका हो गया डेट लॉस आफ्टर टैक्स। तो ग्राफिकली ट्रिक जो है डेट लॉस निकालने की वो यही है कि कितना क्वांटिटी आपका इनिशियली ट्रेड हो रहा था और नया क्वांटिटी जो ट्रेड हो रहा है, इन दोनों के बीच दैट इसके बीच जो एरिया कवर कर रहा है डिमांड सप्लाई कर्व का, जो ट्रायंगल फॉर्म करता है उसको हम डेट लॉस बोलते हैं ग्राफिकली। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी था, यहाँ पे क्वांटिटी विद टैक्स है, इन दोनों के बीच जो एरिया कवर हो रहा है डिमांड सप्लाई कर्व के अंडर, वो आपका आ गया डेट लॉस। तो ये था आपका केस जब कंज्यूमर के ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो कैसे मार्केट में डिस्टॉर्शन होता है और डेट लॉस कैसे यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है ग्राफिकली। अब आज का क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है टैक्स इंसिडेंस एंड इलास्टिसिटी। जैसे कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था आपको कि टैक्स इंसिडेंस का मतलब हो गया डिवीजन ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में जो टैक्स का बर्डन है वो कैसे डिवाइड हो रहा है, उसको हम बोलते हैं टैक्स डिवीजन और टैक्स इंसिडेंस। अब आपको ये बात बताई गई है कि टैक्स
कितना किस पे बर्डन पड़ेगा टैक्स का, वो उस बात पर तय नहीं कर निर्भर नहीं करता कि टैक्स किस पर लगाया गया, बायर पे या सप्लायर पे। दोनों केस में सिनेरियो सेम रहेगा। टैक्स का बर्डन किस पे कितना पड़ेगा वो डिपेंड करता है आपका प्राइस इलास्टिक डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। द की डिटरमिनेंट जो है टैक्स इंसिडेंस का वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है कि क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज होगी तब प्राइस चेंज होगा। इलास्टिसिटी सप्लाई क्या बताता है कि क्वांटिटी सप्लाई कितनी चेंज होगी तब प्राइस चेंज आपका होगा। एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर दो पार्टीज है, दो साइड्स है, बायर्स और सेलर्स, जिस पार्टी का प्राइस इलास्टिसिटी जो होगा वो लेस इलास्टिक होगा, वो उतना ही टैक्स बर्डन ज़्यादा बियर करेगा। कहना मतलब ये है, अगर मैं बायर सप्लायर की बात कर रहा हूँ, अगर बायर का प्राइस इलास्टिक डिमांड या बायर जो है वो लेस इलास्टिक है एज कम्पेयर टू सेलर, तो बायर ज़्यादा टैक्स बियर करेगा, बर्डन बियर करेगा। वही अगर सप्लाई लेस इलास्टिक है देन डिमांड, तो सेलर ज़्यादा टैक्स बर्डन बियर करेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, जो पार्टी या जो साइड लेस रिस्पॉन्सिव होगी टू प्राइस चेंज, उसको उतना ही टैक्स ज़्यादा बियर करना पड़ेगा, उस पर टैक्स का ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। फिर से क्या बता रहा हूँ, जो पार्टी लेस रिस्पॉन्सिव होगी टू प्राइस चेंज, या इट मीन्स जो पार्टी का प्राइस इलास्टिसिटी कम होगा या लेस इलास्टिक होगा, उस पर टैक्स का बर्डन यहाँ पे ज़्यादा पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है टैक्स इंसिडेंस का फॉर्मूला। आपको पता है कि टैक्स इंसिडेंस डिपेंड करता है इलास्टिसिटी के ऊपर, तो इसका फॉर्मूला होता है टैक्स इंसिडेंस का। टैक्स का कितना परसेंट बायर बियर करेगा, उसका फॉर्मूला हो गया ई एस, दैट इज इलास्टिसिटी सप्लाई, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ई एस प्लस ई डी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ई डी आपका मोड एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करते हैं। एक चीज़ आपको पता है, ई डी की वैल्यू आपकी न्यूमेरिकली आपकी नेगेटिव आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ई डी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इस वजह से यहाँ पे ई डी की वैल्यू आपकी यहाँ पे नेगेटिव आती है। लेकिन इस फॉर्मूला के अंदर यहाँ पे ई डी वैल्यू हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, जिसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं ई डी की। तो परसेंटेज ऑफ टैक्स बॉर्न बाय बायर, कि टैक्स का कितना परसेंट बायर बेयर कर रहा है, उसका फॉर्मूला हो गया ई एस इक्वल डिवाइड बाई ई एस प्लस ई डी। ई डी इज एब्सोल्यूट इन एब्सोल्यूट टर्म्स। ऑन द सेम वे परसेंटेज ऑफ टैक्स बॉर्न बाय सेलर्स, सेलर्स कितना टैक्स बेयर कर रहा है, कितना परसेंट टैक्स बियर कर रहा है, बर्डन बियर कर रहा है टैक्स का, उसका फॉर्मूला हो गया ई डी। ई डी है यहाँ पे आपका एब्सोल्यूट वैल्यू है, डिवाइड बाई ई एस प्लस ई डी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो दोनों का जो बेस है दोनों फॉर्मूला में, दैट इज बेस जो है वो है ई एस प्लस ई डी, दोनों का सेम है। और यहाँ पे ई डी आपका हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। जब बायर का केस में फॉर्मूले में आपका इलास्टिक सप्लाई ऊपर होगा और डिमांड सेलर के फॉर्मूले में आपका इलास्टिक डिमांड ऊपर होगा। इलास्टिक डिमांड यहाँ पे आपका हमेशा एब्सोल्यूट टर्म्स में होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पार्टी दैट इज बाय और सेलर्स में से जो पार्टी लेस रिस्पॉन्सिव होगी टू प्राइस चेंज, या जिस पार्टी का प्राइस इलास्टिसिटी लेस इलास्टिक होगा एज कम्पेयर टू अदर, वो उस पार्टी को ज़्यादा टैक्स बियर करना पड़ेगा। यहाँ पे दो केस लेता हूँ। पहला हमारा केस है ये, ई एस हमारा हम 0.5 लेते हैं, और ई डी मेरा एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हम ले लेते हैं 0.25, एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो परसेंटेज ऑफ टैक्स बॉर्न बाय बायर, बायर को कितना बियर करना पड़ रहा है, नीचे आपको दोनों सम आएगा, ई एस प्लस ई डी दैट इज 0.5 प्लस 0.25, ऊपर यहाँ पे बायर केस में ई एस आएगा दैट इज 0.5, कितना आ गया 0.5, 0.75, 0.66, दैट इज 66% ऑफ टैक्स बियर कर रहा है इस केस में बायर। अगर सप्लायर का निकालूँ मैं, तो यहाँ पे ऊपर आपका ई डी आ रहेगा दैट इज 0.25 एब्सोल्यूट वैल्यू, नीचे आपका वही है 0.25, 0.75, 0.34 दैट इज 34%। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस केस में आपका जो कंज्यूमर था वो लेस रिस्पॉन्सिव था, या उसकी प्राइस इलास्टिक डिमांड जो लेस इलास्टिक एज कम्पेयर टू सप्लायर। तो बायर को इस केस में 66% ऑफ टैक्स पे करना पड़ रहा है। टैक्स जो भी लगा, लेट्स से अगर 10 रुपये का टैक्स लगा, तो इसमें से 6 रुपये 60 पैसे का टैक्स कंज्यूमर पे करेगा। और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसी सिनेरियो में सप्लायर जो टैक्स पे कर रहा है 34% पे कर रहा है। इट मीन्स 10 रुपये टैक्स अगर लगा, उसमें से 3 रुपये 40 पैसे का टैक्स आपका सप्लायर पे कर रहा है। तो सब यहाँ पे डिमांड लेस रिस्पॉन्सिव है, कंज्यूमर लेस रिस्पॉन्सिव है टू प्राइस चेंज, तो इसलिए कंज्यूमर को यहाँ पे ज़्यादा टैक्स देखने को
मिल रहा है, ज़्यादा बर्डन आपका कंज्यूमर के ऊपर पड़ रहा है। 10 रुपये टैक्स लगा तो 6 रुपये 60 पैसे का टैक्स का पैसा कंज्यूमर देगा और 3 रुपये 40 पैसे का 3 रुपये 40 पैसे आपका कंज्यूमर प्रोड्यूसर देगा टैक्स के रूप में। अगर दोनों इक्वल हो जाए, ES भी 0.5 है, ED भी 0.5 है, मान लो 1 ले लेते हैं, तो इस केस में जब दोनों इक्वल है तो जो टैक्स का बर्डन है दोनों के ऊपर इक्वली पड़ेगा। वो आप फॉर्मूला में अप्लाई करके भी देख सकते हैं। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिए ES और ED की और फाइंड कीजिए कितना परसेंटेज आपका टैक्स बियर कर रहा है कंज्यूमर और कितना परसेंटेज टैक्स बियर कर रहा है आपका प्रोड्यूसर है सेलर। तो ये था आपका टैक्स इंसिडेंस, जो डिपेंड करता है आपका इलास्टिसिटी के ऊपर, ना कि किसके ऊपर टैक्स लगाया गया। अभी तो जो हमने पढ़ा उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाए। आपको डिमांड फंक्शन दे रखा है, आपको डिमांड फंक्शन दे रखा है डेट इज P इक्वल टू 10 माइनस क्यू, सप्लाई फंक्शन दे रखा है डेट इज P इक्वल टू क्यू प्लस क्यू माइनस 4। पहला आपका टास्क है कि आपको इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट और क्वांटिटी निकालना है। वो कैसे निकलेगा? इंटरसेक्शन पॉइंट और डिमांड सप्लाई। तो आपको दोनों सब इक्वेशन को इक्वेट कर देना है। तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे क्या निकला? डिमांड इक्वल टू सप्लाई, यहाँ पे हो गया 10 माइनस क्यू, क्यू माइनस 4, तो यहाँ पे आपका आ गया 10 प्लस 4 2Q, क्यू आपका यहाँ पे 7 आ गया। ये आपका हो गया इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इस क्वांटिटी को किसी भी इक्वेशन पुट कर दीजिए, आपका इक्विलिब्रियम प्राइस आ रहेगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पे क्या आ गया? 10 माइनस क्यू दैट इज P इक्वल टू 3। ये आपका आ गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इक्विलिब्रियम प्राइस आपने निकाल लिया। अगला बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज कर दिया पर यूनिट ऑफ गुड वाई। गवर्नमेंट टैक्स इंपोज किया है पर यूनिट ऑफ गुड वाई ऑन सेलर्स। ओके, अब सेलर्स पे जब प्राइस सेलर पे जब टैक्स इंपोज होता है तो उससे क्या होता है कि जब भी सेलर पे प्राइस इंपोज हो, सेलर के ऊपर टैक्स इंपोज होता है तो सप्लाई का आपका लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाता है बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स, जो इंडिकेट करता है कि सप्लायर को हायर प्राइस चाहिए पर यूनिट ऑफ टैक्स के लिए। प्राइस जो है सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स के अमाउंट से बढ़ गया है पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या हुआ सेकंड पॉइंट पे, ये आपका इनिशियल सप्लाई कर्व था, अब टैक्स लग गया यहाँ पे 1 रुपये का। तो आफ्टर टैक्स क्या होगा? जो सप्लायर को तो प्राइस चाहिए, प्राइस जो सप्लायर प्राइस जो है पर यूनिट वो टैक्स अमाउंट से बढ़ जाएगा। तो Q माइनस 4 आपका इनिशियल था, ये आपका सप्लाई इक्वेशन थी। अब यहाँ पे टैक्स का अमाउंट से बढ़ गया तो यहाँ पे क्या हुआ? P इक्वल टू क्यू माइनस 4 प्लस 1, तो P इक्वल टू क्यू माइनस 3 आपका हो गया न्यू सप्लाई कर्व आफ्टर टैक्स, न्यू सप्लाई आफ्टर टैक्स। ये न्यू सप्लाई इक्वेशन आफ्टर टैक्स की। अब आपको फाइंड करना है न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आफ्टर टैक्स, जो कि होगा आपका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ न्यू सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। P इक्वल टू क्यू माइनस 3 इज अ न्यू सप्लाई कर्व आफ्टर टैक्स। P इक्वल टू 10 माइनस क्यू आपका था डिमांड कर्व। इक्विलिब्रियम आफ्टर टैक्स वो आ जाएगा Q माइनस 3 10 माइनस क्यू 2Q 13, क्वांटिटी आपकी आ गई 6.5, एज क्वांटिटी आफ्टर टैक्स इज 6.5। मैं इसको थोड़ा यहाँ पे ग्राफिकली यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। ये हमारा डिमांड कर्व, ये हमारा सप्लाई कर्व, ये हमारा सप्लाई कर्व। इक्विलिब्रियम आपका यहाँ पे आ रहा है। इक्विलिब्रियम प्राइस आपका पहले इनिशियली क्या आया था? सप्लाई और डिमांड के इंटरसेक्शन पॉइंट पे वो आपका आया था 3 और वो आपका आया था प्राइस 3 आया था और क्वांटिटी आपकी 7 आई थी। टैक्स लगा सप्लायर पे, सप्लाई का शिफ्ट हो गया लेफ्ट बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स, सप्लाई का आपका नया शिफ्ट हो गया। यहाँ पर नया सप्लाई का बना लेते हैं, ये आपका नया सप्लाई कर्व है, सप्लाई आफ्टर टैक्स। ये इंटरसेक्ट कर रहा है आपके डिमांड कर्व को एट पॉइंट ए। नया सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट जो था पॉइंट ए, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी जो आई थी 6.5 निकल के आई थी, ये वाली। अब 6.5 इज अ क्वांटिटी
जो ट्रेड हो रही है टैक्स के बाद, इस क्वांटिटी पे कितना प्राइस पे कर रहा है कंज्यूमर, वो निकलेगा आपका डिमांड कर्व से। तो डिमांड कर्व आपका है P इक्वल टू 10 माइनस क्यू, P इक्वल टू 10 माइनस 6.5, P इक्वल टू 3.5। तो पी बी जो है प्राइस पे कर रहा है कंज्यूमर, दैट इज पी बी इक्वल टू 3.5। इस क्वांटिटी पे, क्वांटिटी आफ्टर टैक्स दैट इज 6.5 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना सप्लाई किया जा रहा है सप्लायर के द्वारा इस पॉइंट के नई नई जो नई क्वांटिटी है 6.5, इससे कॉरस्पॉन्डिंग सप्लायर को कितना प्राइस मिलेगा वो डिटरमाइन होगा वो ओरिजिनल सप्लाई कर्व से, जो कि ये है रेड वन। इस इक्वेशन क्या है ओरिजिनल सप्लाई कर्व की, वो है आपकी P इक्वल टू क्यू माइनस 4, P इक्वल टू क्यू माइनस 4। तो क्वांटिटी कितनी है, ये आपकी ओरिजिनल सप्लाई कर्व है, ओरिजिनल सप्लाई कर्व। क्वांटिटी 6.5, प्राइस 4, प्राइस आपका 2.5 हो गया जो सप्लायर को मिल रहा है, जो कि है इस पॉइंट पे 2.5 आपका हो गया प्राइस जो सप्लायर को मिल रहा है। तो अभी तक आपने देखा इनिशियल इकोनॉमिक क्वांटिटी था 7, प्राइस था 3, टैक्स लग गया, क्वांटिटी आपकी ट्रेड हो रही है कम हो गई 6.5 पे आ गई, तो प्राइस पे कर रहा है बायर वो 3.5 आ गया, जो सप्लायर प्राइस रिसीव कर रहा है उस 2.5 हो गया। तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं जो कि पहले बताया गया पी बी माइनस पी एस, दैट इज प्राइस पेड बाय कंज्यूमर एंड प्राइस रिसीव बाय प्रोड्यूसर, इन दोनों का डिफरेंस होता है इक्वल टू टी होता है। यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं, 3.5 प्राइस पे कर रहा है, 2.5 प्राइस रिसीव कर रहा है, इक्वल टू 1 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू टैक्स अमाउंट, ₹1 का टैक्स लगाया गया। तो यहाँ पे ये बात भी प्रूफ हो गई। अब इस केस में कितना बर्डन टैक्स का बायर पर पड़ रहा है, बायर पर बर्डन पड़ रहा है टैक्स का, वो हो गया प्राइस पेड बाय बायर आफ्टर टैक्स, दैट इज पी बी इनिशियल प्राइस, दैट इज 3.5 माइनस 3 इक्वल टू 0.5। सप्लायर पे कितना बर्डन पड़ रहा है टैक्स का, वो होता है इनिशियल प्राइस जितना इनिशियल प्राइस होता है, और जो प्राइस रिसीव करा बाय सेलर आफ्टर टैक्स, दैट इज 3 माइनस 2.5, दैट इज 0.5। तो ये था आपका बायर बर्डन, ये था आपका सेलर बर्डन। तो ₹1 का टैक्स लगा पर यूनिट, उसमें से 0.5 या 50 पैसे का जो पर यूनिट टैक्स है वो बायर पे कर रहा है, और 50 पैसे का पर यूनिट टैक्स है वो सप्लायर पे कर रहा है। इस केस में आपका गवर्नमेंट रेवेन्यू क्या होगा, गवर्नमेंट रेवेन्यू आपका हो जाएगा पर यूनिट टैक्स इनटू क्वांटिटी आफ्टर टैक्स। पर यूनिट टैक्स यहाँ पे क्या है 1 है, क्वांटिटी आफ्टर टैक्स क्या है 6.5 है, तो 6.5। ये आपका हो गया मैथमेटिकली, ग्राफिकली क्या होगा, ये आपका होगा ये अलग रेक्टेंगल का एरिया, जिसमें ये साइड शो करता है पर यूनिट टैक्स जो कि डिफरेंस है पी बी या पी एस के, और ये साइड शो करता है आपका क्वांटिटी आफ्टर टैक्स। तो इसका एरिया जो आएगा वो भी आपका इक्वल टू होगा गवर्नमेंट रेवेन्यू के। अब यहाँ पे डेट लॉस क्या होगा, वो इक्वल टू होगा आपका इस एरिया के, इस ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो आपका होगा डेट लॉस। जो शेडेड रीजन यहाँ पे जो है ये एरिया जो है ये आपका डेट लॉस होगा इस केस के अंदर। तो इस एग्जाम्पल को हमने समझा कि न्यूमेरिकली जब टैक्स लग रहा है सप्लायर के ऊपर तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। पहला आपने इनिशियल इक्विवेलेंट पॉइंट निकाला, वो ये था इंटरसेक्शन पॉइंट डिमांड सप्लाई के। सप्लायर पे टैक्स लग रहा है ₹1 पर यूनिट का, उससे क्या है सप्लायर का जो प्राइस है वो ₹1 से बढ़ जाएगा। ये आपका इनिशियल सप्लाई था, ये आपका सप्लाई का इक्वेशन है, इट इज प्राइस इक्वल टू Q-4। जो प्राइस जो है वो टैक्स के अमाउंट से बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस टी आपका 1 था, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आपका न्यू सप्लाई का क्या मिला, न्यू सप्लाई का इक्वेशन क्या मिला, P इक्वल टू Q-3। ये आपका न्यू सप्लाई कर्व का इक्वेशन था आफ्टर टैक्स। न्यू इक्विवेलेंट पॉइंट आप निकालेंगे एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ न्यू सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व। तो आफ्टर टैक्स इक्विवेलेंट पॉइंट क्या निकला, इक्विवेलेंट क्वांटिटी क्या निकली, वो निकल गई आपके 6.5 एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ न्यू सप्लाई कर्व एंड ओरिजिनल डिमांड कर्व। क्वांटिटी मिलने के बाद फिर आपका काम होगा वो प्राइस फाइंड करना है जो बायर को पे कर रहा है और जो सप्लायर रिसीव कर रहा है आफ्टर टैक्स क्वांटिटी पे। आफ्टर टैक्स क्वांटिटी में जो बायर सप्लाई जो पे कर रहा है वो आपको डिमांड कर्व से मिल जाएगा एट पॉइंट ए, और आफ्टर टैक्स जो क्वांटिटी पे जो सप्लायर रिसीव कर रहा है वो आपको ओरिजिनल सप्लाई कर्व से मिल जाएगा। तो ये बात आप ध्यान बैठा लीजिए कि आफ्टर टैक्स क्वांटिटी पे आपको प्राइस निकालना है, बायर जो पे कर रहा है सप्लायर जो रिसीव कर रहा है वो आपको हमेशा ओरिजिनल कर्व पे मिलेगा, आपको न्यू कर्व पे नहीं जाना है। आपको न्यू कर्व पे नहीं जाना है, जो कर्व शिफ्ट हो रहा है उस पर नहीं जाना है। क्वांटिटी जो बायर पे कर क्वांटिटी प्राइस जो बायर पे कर रहा है आफ्टर टैक्स क्वांटिटी आपको डिमांड कर्व पे मिलेगा, ओरिजिनल डिमांड कर्व पे। तो क्वांटिटी सप्लाई जो प्राइस रिसीव कर रहा है सेलर आफ्टर टैक्स क्वांटिटी पे वो आपको मिलेगा ओरिजिनल सप्लाई कर्व पे। आपको न्यू सप्लाई कर्व पे प्राइस डिटरमाइन नहीं करना है, ठीक है। वो फाइंड करने के बाद आपको बस पी बी पी एस आ गया, पी बी इज प्राइस पेड बायर आफ्टर टैक्स, पी एस इज प्राइस रिसीव बाय सेलर आफ्टर टैक्स। इन का डिफरेंस होगा इक्वल टू टैक्स अमाउंट होगा, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, अगर आपको ठीक आ रहा है मतलब आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। उसके बाद आपको निकालना है टैक्स बर्डन, वो आपका क्या होता है, द प्राइस पे बाय बायर आफ्टर टैक्स माइनस इनिशियल प्राइस, ये बायर के लिए हो गया। सप्लायर के क्या हो गया, इनिशियल प्राइस और माइनस
द प्राइस रिसीव बाय सेलर, यहाँ पर सप्लायर हो गया। गवर्नमेंट ने आपने निकाल लिया पर यूनिट टैक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ ट्रेड आफ्टर टैक्स, ग्राफिकली आपने ये भी निकाल लिया। डेट लॉस का आपका एरिया हो गया, वो एरिया हो गया इस ट्रायंगल के इक्वल हो गया, इस ट्रायंगल के इक्वल हो गया। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। आज के लेक्चर में हमने गवर्नमेंट इंटरवेंशन का जो इनडायरेक्ट मेथड था थ्रू टैक्सेस वो हमने कवर कर लिया। ऑल्दो इस टॉपिक से अभी तक एग्जाम में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं, जैसे कि कल जब टॉपिक लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, उससे भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिले थे आपके पीजीटी एग्जाम में, अभी तक तो नहीं देखने मिले। लेकिन क्या पता कब वो उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ ले, कोई नहीं जानता। तो टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे टॉपिक्स है, और नहीं भी इसमें क्वेश्चन आ रहे तो क्या दिक्कत है, आपको नॉलेज तो बढ़ रही है ना इकोनॉमिक्स से। तो फिर आज लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।